अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। लास्ट जो चैप्टर है वो था चैप्टर नंबर 4, जिसके बारे में डेटा एंड डेटा की साइंस के बारे में कंप्लीट आपको एक क्विक रिव्यू दे दिया गया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, एप्लीकेशंस ऑफ द कंप्यूटर साइंस। तो एप्लीकेशंस मतलब कि हम इंटरनेट की दुनिया में कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं जो कि हमारे फर्दरली काम आती हैं, जो कि हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि हमारे रोज़मर्रा के काम आ रही हैं। फिर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर एसीज़ वगैरह, जो कि डिजिटल मीडिया में यूज़ हो रही हैं। मतलब ऐसी डिवाइसेस है जिनको हम डिजिटलाइज कर देते हैं और उनके अंदर कोई ना कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं ताकि वो काम कर सकें, जिसमें से हमारे पास डिफरेंट एआईज़ की एप्लीकेशंस आ गई हैं। मतलब एआई को यूज़ करते हुए हम रोबोट्स को जो है वो बहुत ही एडवांस लेवल पर ले जा चुके हैं। ठीक हो गया। तो इसी तरह ये जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स की हैं और डिफरेंट कह सकते हैं कि टाइप्स की भी हैं। लेकिन इसमें जो मेन आ रहा है वो है हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है इंटरनेट ऑफ दी थिंग्स। मतलब कि एक इंटरनेट की दुनिया में हमारे पास जो चीज़ें हैं वो कैसे काम करती हैं। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन यही है कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि बेस करता है किसी भी नेटवर्क के ऊपर और सर्वर के ऊपर, जो कि एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देता है किसके दरमियान में, डिवाइसेस को कनेक्ट कर देता है ह्यूमन बींग्स के दरमियान और मशीन से मशीन के दरमियान। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि हमारे पास जो इंटरनेट की जो चीज़ें हैं वो एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देती हैं कि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल के तौर पर ह्यूमन बीइंग मशीन के साथ इंटरेक्ट कर सके, मशीन जो है ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरेक्ट कर सके, मशीन जो है वो दूसरी मशीन के साथ कनेक्ट हो सके और इंटरेक्शन कर सके, मतलब हम उनको यूज़ कर सकें। जैसे कि पिक्चर में ही ज़ाहिर है कि हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस पड़ी हुई हैं, जिसमें से हमारे पास स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, स्मार्ट होम्स हैं, इसी तरह मॉनिटरिंग जितने भी चैनल्स हैं, स्मार्ट इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग चैनल्स हैं, यूज़र है। फिर इसी तरह फॉर एग्जांपल के तौर पर अब एक लैपटॉप है और दूसरे लैपटॉप को हम जब कनेक्ट कर रहे हैं विदाउट वायर की बात करूँगा, तो ज़रूरी है कि हम उसमें क्या करेंगे, इंटरनेट को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं कुछ हमारे पास एआई के, जो कि सॉरी आईओटी के, इंटरनेट के, जिसमें से हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है सेंसर, सेंसर की डिवाइसेस, फिर है यूज़र इंटरफेस, फिर है क्लाउड, फिर कनेक्टिविटी, फिर डेटा की प्रोसेसिंग। तो जैसे कि ज़ाहिर है सेंसर से ही, तो सेंसर जो है हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस में जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनसे हम डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर जिसमें से एक छोटी सी एग्जांपल ये देना चाहूँगा कि हम एक कैमरे के अंदर जो है कैमरे के अंदर इंटरनेट को जब लॉन्च करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पर ऐसा कैमरा जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो वो अगर काम करेगा तो उससे हमें डिफरेंट डेटा जो है वो मिल सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर वो किसी भी ऑफिस में लगा है तो हमें ये पता चलेगा कि कौन सा बंदा कितने बजे आया और कितने बजे एग्ज़िट हुआ। अगर वही जो फॉर एग्जांपल के तौर पर कैमरा है किसी भी एग्ज़ाम हॉल में लगा है, तो हमें उससे ये पता चल सकता है कि हाँ भाई यहाँ पर सिस्टम कैसा है, फेयर सिस्टम है या किस तरह का सिस्टम चल रहा है। तो ये जो सेंसर्स हैं, ये डिटेक्टिव सेंसर जो हैं, ये कैमरा में भी इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। तो मीन फॉर एग्जांपल एक सेंसर अगर कैमरे में है तो वो हमें ये डिटेक्ट करके बताता है किसी भी हरकत को कि वहाँ पर क्या सिस्टम जो था वो चल रहा था। इसी तरह डिवाइसेस कैन बी मोर देन जस्ट सीइंग वेरियस टाइप्स ऑफ द डेटा। फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन के अंदर कोई भी डिवाइसेस यूज़ हो रही है तो उसके अंदर हम जब सेंसर यूज़ कर रहे हैं तो वो सेंसर डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्जांपल कैमरा लाइट को भी कंट्रोल करता है, टेम्परेचर, आपकी हार्ट बीट को। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं
वो कहाँ पर कंट्रोल की जा रही हैं, सेंसर के ही थ्रू जो है कंट्रोल की जा रही है। अब अगर यही सेंसर हमने एक कार के अंदर जो है वो फिट किया हुआ है, तो वो कार भी हमें ये बताती है फॉर एग्जांपल के तौर पर कि वो एक सेल्फ ड्राइविंग कार जो है, तो हमें उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। अगर कोई भी उसको हाथ लगाता है या उस कार को खोलने की कोशिश करता है, तो जो लॉक अलार्म है वो बजना शुरू हो जाएगा। तो वो भी कैसे पता चला, उसी सेंसर की मदद से। फिर अगर उसके अंदर कैमरा है, तो उसके अंदर वो जो सेंसर है, अगर उस कैमरे के आगे कोई भी चोर वगैरह या कोई आ जाता है, तो वो सेंसर जो है डिटेक्ट करेगा कैमरे की मदद से। तो वो भी हमें इस तरह से बता सकता है। तो सेंसर जो है हमारा बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे है यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस का मतलब है आप इंटरेक्ट करते हो किसी भी चीज़ की फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल करने के लिए। अब अगर आपने किसी भी लैपटॉप या मोबाइल के साथ कुछ काम करना है, तो आप उसके साथ इंटरेक्ट करोगे, तो उसके अंदर कोई ना कोई फंक्शंस ऐसे होंगे जिसकी मदद से आप इंटरेक्ट कर सकते हो। इसके बाद है क्लाउड। द डेटा क्लाउड फ्रॉम द डिफरेंट डिवाइस इज स्टोर्ड ऑन द क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ सेट ऑफ द सर्वर दैट वर्क्स कॉन्टिन्यूसली। तो क्लाउड एक इंटरनेट की फैसिलिटी है, स्टोरेज है, जो कि आपको प्रोवाइड की जाती है कि आप अपनी एप्लीकेशंस को, आप अपने डेटा को कहीं पर भी बैठ के एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ अ कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी जो है सिंपल नाम से ही जाहिर है कि ये डेटा को सेंड करने में और डेटा को रिसीव करने में काम आती है। ये एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट करने में मदद देती है। फिर जब डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, फिर उसी डेटा के ऊपर एनालाइजिंग स्टार्ट हो जाती है, इंटरप्रेटिंग होती है, डेटा की स्टोरेज के ऊपर काम किया जाता है और डेटा को प्रोसेस किया जाता है कि ये डेटा कैसे प्रोसेस होगा। क्योंकि जो डेटा आपने लिया था वो एक रॉ फॉर्म में था, अब उसका एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकालना है। तो जब आप उसका मीनिंगफुल रिजल्ट निकालोगे, तो दिस इज़ कॉल्ड द डेटा प्रोसेसिंग। फिर इसी तरह डेटा जो है हेल्थ में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो स्पेशल OIT मतलब इंटरनेट की डिवाइसेस आर यूज्ड टू इन द हॉस्पिटल टू इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर द पेशेंट। इन द मॉडर्न हॉस्पिटल स्मार्ट बेड्स आर यूज्ड that are equipped with the various types of the sensor to observe the vital sign of the patient in the real time। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि जी कुछ सेंसर्स को इस्तेमाल किया जाता है इन हेल्थ केयर के लिए हॉस्पिटल्स में, तो इनके अकॉर्डिंगली टॉपिक के मुताबिक कि या कुछ मॉडर्न बेड्स हैं जहां पर फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर पेशेंट की टोटली हेल्थ के बारे में वो बता देता है बेड, कि इसकी हार्ट बीट कितनी चल रही है, इसकी नब्ज़ जो है वो कितने उसमें चल रही है, सेकंड्स के हिसाब से, मिनट के हिसाब से। ठीक है। फिर है इन्हीं सेंसर में हम ट्रैफिक में इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रैफिक में भी हमें प्रॉपरली ये बता देता है कि रेड लाइट, ग्रीन लाइट सिग्नल्स कितने मिनट बाद ऑन है, कितने मिनट बाद जो रेड लाइट है वो ऑफ है। प्लस अभी ई चालान्स का सिस्टम जो है वो आया हुआ है, तो वो भी सारा का सारा ट्रैफिक मॉनिटरिंग के ही थ्रू है कि आपकी नंबर प्लेट जो है वो उनके जो जितने भी कह सकते हो कि डिटेल है वो वहाँ पर मौजूद है ट्रैफिक डेटाबेस में। तो जब भी आप कोई गलत सिग्नल को क्रॉस करते हो, तो कैमराज आपकी जो नंबर प्लेट है उसको एक्सेस करके आपको ई चालान की शक्ल में, मतलब उसकी जो आपको कह सकते हो कि चालान हो गया है, वो हो जाता है। फिर हॉस्पिटैलिटी है, तो हॉस्पिटैलिटी मतलब कि हॉस्पिटल्स में जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ कि डिफरेंट टाइप्स के उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं सेंसर्स। फिर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी कारियों के गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए और उनकी प्रोडक्शन के लिए जो है ये सेंसर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी टॉपिक में बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल 1.5 लीटर की एक बॉटल है और उसमें आपने 1.5 लीटर ही पानी डालना है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 का जो लीटर पानी है वो उस बॉटल में डले। फिक्स 1.5 लीटर ही पानी उसमें डलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सेंसर जो हैं वो सेट किए गए हैं कि एक बॉटल के अंदर कितना पानी डलेगा। फिर हैं स्मार्ट ग्रिड्स। एक ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स हैं दैट आर यूज ट्रांसमिशन लाइंस, ट्रांसफार्मर्स फॉर द सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी।
ट्रेडिशनल जो पुराने हमारे ग्रिड स्टेशन थे वहाँ पर विदाउट चेकिंग आपके जो कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक बिल्स थे वो जो थे जारी किए जाते थे। लेकिन स्मार्ट ग्रिड स्टेशंस में अब ये है कि वो यूजेज के मुताबिक आपको बिल की जो कह सकते हो कि सरचार्जेस हैं वो आते हैं। पहले जो ग्रिड स्टेशन थे वो ये देखते थे कि हाँ इसको महीने में 2000 बिल भेजना है, चाहे आप बिजली यूज़ कर रहे हैं जैसा भी था तो उसके मुताबिक था। अब जो मॉडर्न ग्रिड स्टेशंस हैं वो यूजेज के मुताबिक आपको बिजली प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर एक जगह पे 5 घर हैं तो वो ये मेजरमेंट कर लेता है कि 5 घरों को एक मंथ में इतनी बिजली रिक्वायर्ड है, तो वो ग्रिड स्टेशन उतनी ही बिजली आपको क्या करता है, प्रोवाइड कर देता है, सप्लाई कर देता है। इसी तरह है स्मार्ट फार्मिंग है। स्मार्ट फार्मिंग में हम रोबोट्स को यूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर कोई भी मेडिसिन्स हैं या भी पानी वगैरह देने के लिए कोई भी के उनमें एग्रीकल्चर के उसमें इस्तेमाल करने के लिए हम रोबोट्स को इस यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास स्मार्ट फार्मिंग में भी क्या किए जाते हैं, सेंसर्स ही यूज़ किए जाते हैं। फिर हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम मोर कह सकते हो पॉपुलर है रिसेंटली ईयर्स में। ब्लॉकचेन इज़ अ डिजिटल लेजर और द डेटाबेस ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट कंटिन्यूसली ग्रोज। इट क्रिएटेड, मेंटेन्ड एंड शेयर्ड by the network user. It plays an important role in cryptocurrency networks such as Bitcoin. It is very safe to use the blockchain for recording sensitive transaction as it's difficult to modify or delete the contents of the block transaction. ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है ये कह सकते हो कि हमारी क्रिप्टो करेंसीज़ में यूज़ की जाती है। यहाँ इसका फ़ायदा ये है कि विदाउट किसी थर्ड पर्सन के, मतलब कोई भी बैंक या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं इस्तेमाल होती बीच में, आप डायरेक्टली एक ट्रांजैक्शंस को कर सकते हो, पेमेंट्स को लेना, पेमेंट्स को देना। आप जितनी भी करेंसीज़ का या डेटा है जितना भी है वो एक क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी के थ्रू ही हो सकता है। ठीक है। फिर इसी तरह कह सकते हो कि ब्लॉकचेन के एप्लीकेशन कि हेल्थ केयर में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, प्रोटेक्शन है। तो मतलब वोटिंग में भी है, फिर प्रॉपर्टीज़ के उसमें भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी जितनी भी है आपकी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की जा रही थी एक ब्लॉकचेन के ही अंदर। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सच एज सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओवर द क्लाउड, इंटरनेट एंड अल्टरनेटिव टू द प्रीमिसेस कंप्यूटिंग इन द बिजनेस। फिर कहता है कि आप जब क्लाउड कंप्यूटिंग को इस्तेमाल करते हो तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो मोस्टली आपको एक सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है। सर्वर है, स्टोरेज है, डेटाबेस है, ये 3 चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देता है। इसका फ़ायदा क्या है कि आप कहीं पर भी होते हो तो आप अपने कुछ भी टास्क हो गए, कुछ भी कॉस्ट की रिडक्शन है, ये चीज़ों को दे सकते हो। मतलब आपको ये सर्वर देता है, प्लस स्टोरेज देता है, प्लस डेटाबेस देता है, ताकि आप कहीं पर भी बैठ के अपनी चीज़ों को सिक्योर तरीके से कर सको। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के हमें फ़ायदे क्या हैं? तो कॉस्ट रिडक्शन है। कॉस्ट की रिडक्शन कैसे है कि आप कोई भी फॉर एग्जांपल के तौर पर आज की दुनिया में आप कहते हो कि जी मेरी मेमोरी जो है वो बहुत भर चुकी है, तो मैं उसके लिए कोई ना कोई यूएसबी ख़रीदूंगा, कोई ना कोई हार्ड डिस्क एक्स्ट्रा ख़रीदूंगा जहां पर अपना डेटा सेफ रख सकूं। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग जब आपको स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है तो फिर आपको यूएसबी एंड ये हार्ड डिस्क की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, अपने डेटा को क्लाउड कंप्यूटिंग पर सेव कर सकते हो। सेकेंडली सिक्योरिटी है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको एक सिक्योर स्टोरेज प्रोवाइड कर देता है जिसमें कोई थर्ड पर्सन आपके डेटा को कोई चुरा नहीं सकता या डैमेज नहीं कर सकता। एज़ कम्पेयर टू अगर आप कोई भी यूएसबी है या हार्ड डिस्क है तो वो डेटा डैमेज भी हो सकता है, गुम भी सकता है और डेटा लॉस भी हो सकता है। सेकेंडली क्विक एक्सेस है। कहीं पर भी बैठे हो आपका डेटा ईजिली एक्सेस कर सकते हो, चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो, चाहे दुनिया के किसी भी एरिया में हो जहाँ पर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी मौजूद है, तो वहाँ से आप अपने डेटा को ईजिली एक्सेस कर सकते हो। स्केलेबिलिटी है। आपका डेटा के जो फॉर एग्जांपल के तौर पर अलाउ द बिजनेस टू स्केल अप एंड डाउन टू रिस्पॉन्स ऑफ द चेंजिंग सरकमस्टांसेस एंड द रिक्वायरमेंट। तो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर फॉर एग्जांपल आप एक बिज़नेस के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ कर रहे हैं तो आपके स्केल अप एंड डाउन के मुताबिक आपको मेमोरी की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर सकता है।
यूजेस क्या हैं जी, कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, इस्तेमालात क्या हैं? तो फ़ाइल की स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फ़ाइल के डेटा को स्टोर करने के लिए हम जो है क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करते हैं। प्लस अगर हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग मौजूद है तो हम अपने डेटा को भी बैकअप के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब वही डेटा का हम बैकअप ले लेते हैं। फिर उसके बाद है एजुकेशन में, तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे एजुकेशन में, ई कॉमर्स में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज को और इंटरनेट के यूजेस के साथ साथ हम इसमें क्या कर सकते हैं, मोर भी ज़्यादा अपने बिजनेस को इस्तेमालात में ला सकते हैं। सेकेंडली सोशल नेटवर्क्स हैं, आप लोगों को पता है कि सोशल नेटवर्क क्या चीज़ है, कम्युनिकेशन है एंड गेमिंग है। फिर आ जाता है स्पीच रिकग्निशन सिस्टम एंड वॉइस रिकग्निशन सिस्टम। स्पीच रिकग्निशन सिस्टम नाम से ज़ाहिर है कि ये हमारे जितने भी डेटाज हैं मोस्टली हमारा एआई पर बेस्ड करता है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि कन्वर्ट कर देता है ह्यूमन लैंग्वेज को, ह्यूमन स्पीच को इनटू द टेक्स्ट फॉर्म में और दी कमांड फॉर्म में, जो कि अंडरस्टैंडेबल है, अंडरस्टैंड करता है एंड रिस्पॉन्स करता है और हमें उसी के मुताबिक जो है कंट्रोल करके सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर देता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब है स्पीच रिकग्निशन सिस्टम जो है ये ह्यूमन लैंग्वेज को, ह्यूमन स्पीच को इन टेक्स्ट फॉर्म में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर। और वॉइस रिकग्निशन सिस्टम जो है ये एक जो कन्वर्ट कर देता है हमारी वॉइस को इनटू द डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल डेटा में। आप जो कुछ बोलते हो वो इसको डिजिटल फॉर्मेट में चेंज कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक वॉइस जनरेट कर देते हो जो कि आपके मोबाइल के लिए एक लॉक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको कहते हो, कोई भी एक नाम ले लेते हो जस्ट लाइक एक अदनान। तो जो कंप्यूटर के अंदर वॉइस रिकग्निशन सिस्टम है उस वॉइस को एक डिजिटल फॉर्मेट में अपने पास स्टोर कर लेगा। तो नेक्स्ट टाइम आप उसी टोन में जब अदनान बोलते हैं तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि ये आपको जो आपका डेटा है, जो आपकी जो स्पीच है या आपकी जो वॉइस है उसको डिजिटल फॉर्मेट में चेंज करके आपको एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर देता है और एक टोन सी बनाकर दे देता है। तो स्पीच रिकग्निशन सिस्टम जो है आपका टेक्स्ट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। फिर कॉल सेंटर में इस्तेमाल होता है, हेल्थ में इस्तेमाल होता है, एआई की असिस्टेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। और आप आगे चले जाएं तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। तो natural language processing is a branch of artificial. It gives the computers the ability to understand text and spoken words of the same way humans do. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का भी यही काम है, एआई पर बेस है, जो कि आपके जो जितने भी लैंग्वेजेस हैं उसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको उसके बारे में डिटेल जो है डेटा की प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, हो गया। फिर ईमेल फिल्टरिंग के लिए है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, डॉक्यूमेंट की एनालिसिस है एंड प्रिडिक्टिव टेक्स्ट है। अब डॉक्यूमेंट की एनालिसिस के लिए डॉक्यूमेंट एनालिसिस एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द एनएलपी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस इंस्टीट्यूशन एंड मैनी सच एज प्लेसेस हैव पाइल ऑफ द डॉक्यूमेंट स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के अंदर जितने भी डेटा आप स्टोर करते हो, फाइल को स्टोर करते हो फॉर द बिजनेस पर्पसेस, इंस्टीट्यूशन पर्पसेस, तो उसकी एनालिसिस के लिए जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। फिर प्रिडिक्टिव टेक्स्ट का मतलब है कि आप गूगल के अंदर कोई भी लफ्ज़ लिखते हो, फॉर एग्जांपल के तौर पर आप अभी लिखते हो एग्रीकल, एग्रीकल जैसे ही लिखते हो तो चर जो है आगे वो ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। या फिर आप गूगल लिखते हो तो वो उसका जो नेक्स्ट वर्ड है वो आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रिडिक्टिव टेक्स्ट जो है मोस्टली आपकी सर्चेस को लेकर ही स्टोरेज में स्टोर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट जब आप कोई भी सर्च करते हो तो वो आपको उसी फॉर्म में उसका रिजल्ट जो है प्रोवाइड करता है। सेंटिमेंट एनालिसिस का मतलब है मतलब कोई भी एप्लीकेशन है वो टेक्नोलॉजी की बेस पर काम करती है, तो वो ह्यूमन की जितनी भी नेचर है उसको एग्जामिन करके आपको वो एनालिसिस कर प्रोवाइड करती है।
फिर रोबोटिक्स है, तो रोबोटिक्स जो है इन शॉर्ट कहने का एक कम्बिनेशन है एक हार्डवेयर का और एक एआई का। मतलब एआई की मदद से हम किसी भी हार्डवेयर को इस काबिल बना देते हैं कि वो एक मूवमेंट करता है। 5 स्टेप्स, 10 स्टेप्स, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, मूव इन, तो ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो एआई की मदद से होते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम एक हार्डवेयर की और एक एआई जो है उसकी मदद से एक रोबोट बनाते हैं जो कि इस काबिल होता है कि हमारे कोई भी कामों को कर सके। तो रोबोट रेस्क्यू ऑपरेशंस में काम आते हैं, रोबोट होटल्स में काम आते हैं, रोबोट्स जो हैं हमारे इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं। तो वहाँ पर जो एप्लीकेशंस यूज़ की जाती हैं वो नो डाउट एआई यूज़ की जाती है। रोबोटिक्स जो है हमारे फार्मिंग में भी काम आते हैं। रोम्बा रोबोट्स है, एक बहुत पॉपुलर रोबोट है। बेसिकली ये डस्ट की जो चीज़ें हैं उनको कैच करता है, एज अ काम करता है वैक्यूम क्लीनर की तरह। ठीक हो गया बेटा। अब इसी तरह रोबोट्स की एक्सप्लोरेशन है, रोबोट्स हेल्थ केयर में भी इस्तेमाल हो रहा है। और इसी तरह इसके रोबोट्स के जितने भी एआई डिज़ाइनर्स हैं वो भी आपके सामने हैं। तो ये था आज का चैप्टर और इसके बारे में डिटेल आपको बता दी गई है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन जो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। एज सुन एज उसके आंसर्स को लिख कर मुझे पर्सनल नंबर पे सेंड कर दें। थैंक यू सो मच।